हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो किसी वायर का या किसी भी मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस उस वायर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसा हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन ओम्स लॉ जो कि होता है V इज इक्वल टू आई आर, जहां से हम देखें R बराबर हो जाएगा V डिवाइड बाय आई। इस फॉर्मूले से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, दूसरे साइड को देखें इस इक्वेशन के, तो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल और करंट के एंटी प्रोपोर्शनल। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो क्या सही में वो जो रेजिस्टेंस है वायर के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, या वो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आज की वीडियो में सर्च करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखें ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। If all physical conditions and temperature remains constant, voltage across a metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it. V is equal to IR। मतलब कि अगर किसी भी वायर की सभी फिजिकल कंडीशंस, उसके एटमॉस्फेयर का आसपास का प्रेशर, उसका जो एरिया, डेंसिटी, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, इसके साथ ही साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। या वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल। लेकिन जो ओरिजिनल लॉ दिया गया था वो क्या डिफाइन करता था कि वोल्टेज अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जबकि अब हम लिख देते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके ओरिजिनल फॉर्म में ये लॉ इस तरह से प्रोवाइड किया गया था। V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर हम देखें ये जो V इज इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये एक सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगाते हैं, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, और यहाँ पर एक मेटालिक वायर लगा हुआ है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब आई फ्लो जो करंट कर रहा है, इसका अगर हम रेशो देखें हमेशा वोल्टेज और करंट का, ये हमेशा आर के बराबर मिल रहा है, और इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम जो क्वेश्चन सबसे शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, उसका जवाब यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू आर, ये हमेशा ट्रू रहेगा अगर आर कांस्टेंट हो। जैसे कि ये आर जो रेजिस्टेंस है, ये वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि 1 ओम है, किसी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। वायर का रेजिस्टेंस कुछ और फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, लेकिन वो कहीं पर भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये फॉर्मूला, इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब यहाँ पर अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं तो करंट इसमें फ्लो होगा 1 एम्पियर, तो 1/1 हो जाता है 1। अगर 2 वोल्ट की बैटरी लगाएं तो इसमें करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर, तो 2/2 हो जाएगा 1 अगेन। 3 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 3/3 अगेन 1 हो जाएगा। तो जो आर है वो जस्ट बता रहा है कि वोल्टेज लगाओगे तो जो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज और करंट का जो रेशो निकल कर आएगा, वो वायर के रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा। तो आर ना तो V पर डिपेंड कर रहा है ना I पर, ये सिर्फ बता रहा है कि V और I में जो रेशो आएगा, V डिवाइड बाय I, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमेशा वायर के रेजिस्टेंस R के बराबर होगी। ओम इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, जिसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में हम जो भी ज्यादातर चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे करंट, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी हमने स्केलर क्वांटिटीज ही डिस्कस की हैं। आगे बढ़ते हैं अब। रजिस्टिविटी। तो देखिए रजिस्टिविटी क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V को इंक्रीज करने पर I बढ़ेगा। ये इस चीज का ग्राफ बना हुआ है। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो किसी भी वायर को जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया उसका रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, जैसे कि उसकी लेंथ पर। लेंथ बढ़ाने पर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है।
1 मीटर लंबे वायर का जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा 2 मीटर लंबे वायर का, अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ये डायमेंशनल फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, वायर की लेंथ और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाय ए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल है। जब हम ये प्रोपोर्शनली टी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ हमें एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। जैसे कॉपर के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, किसी भी दूसरी मेटल के लिए कुछ और होगा। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है ये डायमेंशन से फ्री है। जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। हमने रेजिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ से डिवाइड कर दिया, जबकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल था और एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल। ऊपर ए नीचे एल आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये वायर की डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि वायर किस मटेरियल या किस मेटल का बना हुआ है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये किस तरह से बना है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। तो ओम मीटर ये यूनिट हो जाती है रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने देख ली, इसके अलावा ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। जिस वायर की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। रेजिस्टिविटी बताती है कि करंट के फ्लो में कितना ऑब्स्टेकल एक मेटल ऑफर कर रहा है, और कंडक्टिविटी बताती है कि कितने इजीली वो एक फ्लो को अलाउ करता है, करंट के फ्लो को। कंडक्टिविटी इस चीज को बताती है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे की रेसिप्रोकल टर्म है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है उसका रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/ओम मीटर। ये हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, यूनिट भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो पहला तो है लेंथ। लेंथ के रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी इज फ्री ऑफ लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रेजिस्टेंस उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उस वायर का रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ज्यादा मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है जब डायमेंशन से फ्री है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती। अब रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है या कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है, जिसे हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगेन डिस्कस करेंगे, कि जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में कहीं होती है, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है, जबकि मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ रजिस्टिविटी इस बार टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनकी वैल्यूज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जबकि डायमेंशंस पर सिर्फ कौन डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है और एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल है। ये टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, तो देखिए रेजिस्टेंस कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर टी पर कितना होगा, R0 1 + अल्फा T - T0।
तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता रहा है कि मान लीजिए T0 टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस R0 है। अब टेम्परेचर को T से बढ़ाकर कर दिया जाता है T, तब उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, जहां पर अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टी ये है चेंज इन टेम्परेचर, से हम डेल टी ये भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। किस तरह से, जैसे ये रेजिस्टेंस लिखा है, इस बार हम रजिस्टिविटी को देखें। रजिस्टिविटी जैसे कि हम किसी मेटल की रजिस्टिविटी की बात करें कि कॉपर की रजिस्टिविटी इतनी है, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है ये चीज। क्यों? क्योंकि किस टेम्परेचर पर इतनी है। रजिस्टिविटी खुद टेम्परेचर का फंक्शन होती है, खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, रजिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए किसी टेम्परेचर T0 पर रजिस्टिविटी रो जीरो है, तो टेम्परेचर T पर जो रजिस्टिविटी होगी वो होगी रो टी इज इक्वल टू रो जीरो। रो जीरो क्या है? टेम्परेचर जीरो पर रजिस्टिविटी है। ये अगेन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये डिफरेंस इन टेम्परेचर दिया हुआ है। ये हमने देख लिया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या हमेशा वैलिड है? तो कुछ जगह पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। जैसे कि ओम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। किसके लिए वैलिड है? मेटालिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। और दूसरी चीज कि ये टेम्परेचर के साथ जो लीनियर रिलेशन देता है, इस तरह से यहाँ पर भी है, ये रेजिस्टेंस आर बहुत हाई टेम्परेचर पर ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा इस तरह से बेंड होने लगता है। मतलब कि ये हमेशा लीनियर नहीं रहता, इसकी लीनियरिटी हमेशा एक समान नहीं बनी रहती, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सही नहीं रहता, और इसके अलावा ये सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकता है। तो ये हमने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ को डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ और भी अच्छी अच्छी चीजें रोज रेगुलर वीडियोस में हम लाते रहेंगे। थैंक यू।